नमस्कार दोस्तों। आज हम विश्व का भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार तथा उनके वितरण का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति एक प्रमुख स्थलीय संसाधन है, यानी ये जो प्राकृतिक संसाधन के रूप में हम इसे मानते हैं, प्रकृति से हमें उपहार के रूप में प्राप्त हुआ है और इस प्राकृतिक वनस्पति से हमारी कई सारी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती हैं। अध्याय शुरू करने से पहले हम प्राकृतिक वनस्पति और वन से अभिप्राय समझ लेते हैं। ये समझना आवश्यक है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन क्या होते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति किसी प्रदेश की वह वनस्पति है जो अपने मौलिक स्वरूप में उपस्थित है, यानी जैसी प्रकृति ने उसे बनाया है वैसी ही वो उपस्थित है और जिसे मनुष्य ने अपनी क्रियाओं से परिवर्तित नहीं किया है, प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। यानी जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, अपने मौलिक रूप में है, नेचुरल फॉर्म में है और मनुष्य की क्रियाओं से प्रभावित नहीं हुई है, ऐसा जो समग्र रूप है वो प्राकृतिक वनस्पति के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि वन किसे कहते हैं। वन भी दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति का ही भाग है, लेकिन वृक्षों और झाड़ियों से आवृत बड़ा भूभाग वन कहलाता है। इसमें वृक्षों की प्रधानता होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राकृतिक वनस्पति में सभी हैं, वृक्ष भी हैं, लताएं भी हैं, झाड़ियाँ भी हैं, बेलें भी हैं, घास भी है, ये सभी हैं। लेकिन वन में वृक्षों की प्रधानता है, तो वृक्षों की प्रधानता वाला जो भूभाग है, वनस्पति भाग है, उसे वन कहेंगे। और समग्र रूप में जो झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, लताएं, बेलें, घास आदि पाई जाती है उसे प्राकृतिक वनस्पति के नाम से जाना जाता है, जो प्राकृतिक रूप से उगती है। इस प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति और वन दोनों अलग अलग तथ्य हैं। वन प्राकृतिक वनस्पति का ही एक अंग है। वनों में वृक्षों और बड़े झाड़ियों की प्रधानता होती है और वनस्पति प्राकृतिक रूप से उगा करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो 6 कारक हैं मुख्य तौर पर जो प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं। पहला है तापमान। तापमान प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। तापमान जिस प्रकार का होगा, प्राकृतिक वनस्पति उसी प्रकार की होगी। निश्चित मात्रा में तापमान प्राकृतिक वनस्पति के विकास के लिए उत्तरदायी होता है, किंतु यदि अधिक मात्रा में तापमान हो तो वह प्राकृतिक वनस्पति के लिए अनुकूल नहीं है। उदाहरण के लिए, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में तापमान भी उच्च होता है, वर्षा भी उच्च होती है, लेकिन जब हम मरुस्थलीय भागों में जाते हैं तो वहाँ पर तापमान तो बहुत अधिक हो जाता है लेकिन वर्षा नहीं होती है। तो दोनों स्थानों की प्राकृतिक वनस्पति में अंतर पाया जाता है। भूमध्य रेखीय भागों में सदाबहार वनस्पति मिलती है और मरुस्थलीय भागों में उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। दूसरा प्रमुख कारक है वर्षा। वर्षा जल का प्रमुख स्रोत है और वनस्पति के विकास के लिए जल आवश्यक है। जहाँ पर जल उपलब्धता नहीं होगी वहाँ पर वनस्पति मरुस्थलीय प्रकार की, शुष्क प्रकार की घास आदि पाई जाएगी, और जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा होगी वहाँ पर सदाबहार वनस्पति देखने को मिलेगी। विषुवतरेखीय प्रदेशों में प्रतिदिन वर्षा होती है तो वहाँ पर सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। इसके बाद हम आते हैं मृदा पर। तो यदि मृदा उपजाऊ है तो वह वनस्पति के विकास पर पर्याप्त प्रभाव डालती है। रेगिस्तानी और रेतीले भागों में कटीली झाड़ियाँ और सिर्फ कांटेदार वनस्पति देखने को मिलती है, लेकिन जहाँ पर मृदा उपजाऊ है, अत्यधिक पोषक तत्वों से युक्त है, वहाँ पर विविध प्रकार की वनस्पति और सघन वनस्पति देखने को मिलती है। इसके बाद आता है उच्चावच। मैदानी भागों में सघन वन पाए जाते हैं, जबकि पर्वत के ढाल आदि भागों में वन विरल होते हैं, क्योंकि जो पर्वतीय ढाल होते हैं वहाँ पर जो मृदा है वो उसकी परत पतली पाई जाती है, जबकि मैदानी भागों में जो मृदा है उसका जो प्रोफाइल है, जो संस्तर है, वो भी विकसित होते हैं और उपजाऊ मृदा पाई जाती है। जबकि ढालदार और तीव्र ढाल वाले भागों में जो वन है वो कम देखने को मिलते हैं। इसके बाद आते हैं प्रकाश पर। प्रकाश एक मुख्य तत्व है। प्रकाश की सहायता से ही जो पेड़ पौधे हैं वो अपना प्रकाश संश्लेषण संपन्न करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। तो यदि प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तो जो वनस्पति वो भी सघन होगी और विविधतापूर्ण होगी या विविधता लिए हुए होगी। पवन भी इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। पवन कई प्रकार से योगदान प्रदान करती है। जो हवा होती है वो हवा
पेड़ पौधों के बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले भी जाती है। साथ ही साथ यदि पवन तीव्र चलती है तो वो वनस्पति को नष्ट भी कई बार कर देती है। तो इस प्रकार से ये 6 कारक हैं: तापमान, वर्षा, मिट्टी, उच्चावच, प्रकाश और पवन, जो कि वनस्पति के वितरण और विकास को प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति को कई भागों में बांटा गया है। यदि विश्व स्तर पर इसका वितरण देखा जाए तो प्राकृतिक वनस्पति को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन या पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय सवाना वन, भूमध्य सागरीय वन, मध्य अक्षांशीय शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन, शीतोष्ण घास प्रदेश, मरुस्थलीय वनस्पति, टुंड्रा वनस्पति, पर्वतीय वनस्पति आदि भागों में इसे बांटा गया है। तो हम एक एक करके एक एक प्रकार की वनस्पति के प्रकार का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उष्णकटिबंध में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंध का तात्पर्य है भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और इस प्रकार की जो वनस्पति है वो सदाबहार होती है। इनकी मुख्य विशेषता ये होती है कि इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले सभी वृक्ष एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के वृक्ष एक ही स्थान पर देखने को मिलते हैं। तो चूँकि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों वाले वृक्ष एक ही स्थान पर पाए जाते हैं, तो इसके फलस्वरूप जो संपूर्ण वृक्ष हैं, सारे वृक्ष हैं, वो एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, एक एक करके गिराते हैं। सभी वृक्षों का जो पतझड़ का काल होता है वो अलग अलग होता है और इसी कारण से ये जो पूरा क्षेत्र है वो एक साथ वनों से विहीन नहीं होता है। इस प्रकार की वनस्पति 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य विषुवत रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन, अफ्रीका के कांगो बेसिन, इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा और अन्य विषुवतरेखीय देशों में यह वनस्पति देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इसकी मुख्य विशेषता ये है कि सूर्य यहाँ पर वर्ष भर सीधा चमकता है, अत्यधिक मात्रा में तापमान प्राप्त होता है और वर्षा भी अधिक होती है। अभी हमने वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक देखे थे, तो उनमें तापमान और वर्षा मुख्य थे। तो वर्ष पर उच्च तापमान मिलता है और वर्ष पर उच्च वर्षा भी मिलती है। तो वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक और तापमान होता है 20 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, यहाँ पर प्रतिदिन वर्षा होती है। दिन भर सूर्य की तेज गर्मी पड़ती है और जिससे धरातल गर्म होता है और धरातल से संवहनी धाराएं उत्पन्न होती है। ये संवहनी धाराएं ऊपर की ओर उड़ती हैं और धीरे धीरे ठंडी होकर संघनित होती हैं और 4 से 6 बजे के बीच काले घनघोर बादल आकाश में छा जाते हैं और बहुत ही जोरदार बिजली की गर्जना के साथ वर्षा होती है और ये वर्षा प्रतिदिन होती है। तो ये जो जलवायु है ये अत्यधिक वर्षा वाली है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और तापमान भी अधिक मिलता है। तो तापमान और वर्षा दोनों इनके यहाँ पर पौधों के विकास को, पेड़ों के विकास को योगदान प्रदान करते हैं और तापमान और वर्षा होने के कारण यहाँ पर बहुत अधिक सघन प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। यहाँ पर वृक्ष भी विशिष्ट प्रकार के होते हैं। उदाहरण है आबनूस, लोह काष्ठ, आयरन वुड जिसे कहते हैं, लोहे के समान कठोर लकड़ी। यहाँ के वृक्षों की लकड़ी की विशेषता ये भी है कि ये बहुत कठोर होती है, आसानी से कटती नहीं है। रोजवुड है, ताड़ है, महोगनी है, रबर है, तेल ताड़ है, सिनकोना है आदि के वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ के वृक्षों की कुछ अन्य विशेषताएं निम्न प्रकार है। अभी आपको मैंने बताया था, लकड़ी अत्यधिक कठोर होती है, बहुत कठोर लकड़ी होती है, सामान्य औजारों से इसे काटा नहीं जा सकता है। तो दूसरा, विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष एक साथ पाए जाते हैं, बहुत अधिक विविधता होती है वृक्षों में। एक ही स्थान पर कम से कम 8 या 10 प्रजातियों के वृक्ष आपको देखने को मिल जाएंगे। वृक्षों के नीचे लताएं और झाड़ियाँ पाई जाती है, क्योंकि वर्षा बहुत अधिक होती है और वर्षा अधिक होने के कारण वृक्षों के नीचे दलदल जैसी दलदल जमीन पाई जाती है, उसमें लताएं और झाड़ियाँ बहुत अधिक होती है। वृक्ष अत्यधिक सघन और पास पास पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि तापमान अधिक है और वर्षा अधिक है, तो अधिक सघन है वृक्ष, पास पास पाए जाते हैं। वृक्ष बहुत अधिक ऊंचे हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वृक्ष अधिक सघन है और पास पास है, तो उनमें सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने की होड़ मची रहती है। तो सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए वो तेजी से ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं, तो इनकी ऊंचाई बहुत अधिक हो जाती है। लगभग 55 मीटर तक इनके पेड़ों की ऊंचाई देखने को मिलती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है।
जो ये सदाबहार वन है इस पेटी के, ये पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्षा वैदिक होती है, तापमान वैदिक होता है, इसलिए यहाँ पर जैव विविधता भी काफ़ी है और जैव विविधता के साथ साथ ये पर्यावरण संतुलन में भी अपना योगदान रखते हैं। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, मच्छर आदि असंख्य पाए जाते हैं, क्योंकि वर्षा अधिक है और तापमान भी अधिक है। अभी आपको मैंने बताया था कि लकड़ी कठोर होती है और वृक्षों में विविधता पाई जाती है, तो लकड़ी के कठोर और अधिक विविधता वाले वृक्ष होने के कारण इनका आर्थिक विनाश कम हुआ है, क्योंकि लकड़ी आसानी से नहीं काटी जा सकती है, अधिक उच्च क्वालिटी की मशीनें चाहिए है और विविधता अधिक है। यदि आप एक तरह का पेड़ लेने जाएंगे तो आपको एक ही तरह पर एक ही स्थान पर कम से कम 10 तरह के पेड़ मिल जाएंगे, तो इस कारण से विविधता भी अधिक है। तो लकड़ी कठोर और विविधता अधिक होने के कारण इनका आर्थिक विनाश कम हुआ है, तो ये विशेषता इनके लिए वरदान साबित हुई है कि इनका आर्थिक विनाश कम हुआ है। ये वन पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इन वनों को पृथ्वी के फेफड़ों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये अत्यधिक सघन वन है और ये पृथ्वी को ऑक्सीजन प्रदान करने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, तो इनका संरक्षण किया जाना आवश्यक है। यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, वर्षा वन भी कहते हैं इनको, क्योंकि अधिक वर्षा वाले भागों में है। ये देखिए दोस्तों, ये जो क्षेत्र है ये अमेजन बेसिन और ये मध्य अमेरिका वाला विश्व के आसपास वाला क्षेत्र आ गया अमेजन बेसिन। तो देखिए दोस्तों, ये कांगो बेसिन वाला क्षेत्र आ गया, ये जावा सुमात्रा इंडोनेशिया वाला क्षेत्र आ गया। तो ये देखिए यहाँ पर ये भूमध्य रेखा यहाँ से लगभग गुजरती है, तो जहाँ से भूमध्य रेखा गुजर रही है उसके 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण वाले भागों में विश्व की सदाबहार वनों का विस्तार पाया जाता है और इनकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है। आप देख रहे हैं, बहुत अधिक ऊंचे वृक्ष होते हैं और ऊंचाई बढ़ने का कारण ये है कि धरातल पर बहुत अधिक सघनता पाई जाती है और वृक्ष सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने की ओर ऊपर की ओर बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये हमारे पारिस्थितिकी संतुलन और पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। शेष वनस्पति के वर्गीकरण का अध्ययन अगले अध्याय में किया जाएगा। धन्यवाद।